दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति उफान पर है। बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से सरकार घबरा रही है। एक के बाद एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से शिफ्ट गुजरात किए जा रहे हैं और इन सब के बीच जो बागी शिवसैनिक थे उनके भीतर भी यह सवाल है कि आखिर उन्हें मिला क्या। जो मंत्री बन गए वह तो ठीक है, लेकिन जो मंत्री नहीं बने उन्हें क्या मिला? तो क्या वह बीजेपी में चले जाएं? तो ऐसे में शिवसेना के दो फाड़ और शिवसेना को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी उसका अंत क्या होगा? चुनाव आयोग उसके बाद क्या फैसला करेगा? लेकिन उससे पहले जनता की अदालत में भी तो फैसला होना ही है और इसीलिए बीएमसी चुनाव का जिक्र था और शायद इसीलिए माना यही गया कि उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हुए तो मुंबई पर बीजेपी का कब्जा, महाराष्ट्र पर बीजेपी का कब्जा और गुजरातियों के जहन में उनके बीच आने वाली शिवसेना गायब हो जाएगी। यानी कोई रुकावट गुजरातियों के सामने महाराष्ट्र या मुंबई आकर व्यापार करने को लेकर होगी नहीं, क्योंकि बहुत शोर दिल्ली से ही जाकर महाराष्ट्र में मचाया गया कि शिवसेना वसूली पार्टी है, गुजरातियों को परेशान करती है, हीरे के व्यापारी यहां धंधा कर नहीं पाते हैं, बिना पैसा दिए कोई आगे बढ़ नहीं पाता है। लेकिन सियासत का मिजाज देखिए, गुजरात अपने तौर पर उस विकास की उड़ान को उड़ा नहीं सका जिस उड़ान को एक मॉडल की तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। महाराष्ट्र की तुलना में वो लगातार पिछड़ा ही रह गया। यानी जीएसटी कलेक्शन भी गुजरात की तुलना में महाराष्ट्र में दुगना, जीडीपी भी गुजरात की तुलना में महाराष्ट्र में दुगना। और कब्जे की लड़ाई तो दरअसल कॉरपोरेट पर कब्जे की लड़ाई है, उस पूंजी पर नकेल कसने की लड़ाई है कि कमान किसके पास रहेगी। इसीलिए मुंबई सत्ता का मतलब कुछ और होता है जो दूसरे राज्यों में नहीं होता है। लेकिन इसके आड़े बीएमसी चुनाव को जीतना बड़ा महत्वपूर्ण और इसीलिए शिवसेना में दो फाड़ हो गए। एकनाथ शिंदे पर अब कितना भरोसा करें या फिर उस पर कितने दाम लगाए जाएं, क्योंकि शिवसैनिकों के भीतर जो बागी शिवसैनिक हैं उनके भीतर भी सवाल है जो मंत्री नहीं बन पाए कि हम ना घर के हैं ना घाट के हैं, लोगों के बीच हमारी पहचान शिवसैनिक के तौर पर है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि दरअसल यह तो बीजेपी का है और हम तो बीजेपी में भी नहीं हैं। 18 विधायक चाहते हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो जाएं। शिंदे के साथ खड़े होने से कोई लाभ नहीं और शिंदे नतमस्तक हो चले हैं। नतमस्तक भी कुछ ऐसे वैसे नहीं, बल्कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक हो गई, जिस कैबिनेट की बैठक में जमीन का आवंटन तक कर दिया गया, वह प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र से उड़कर गुजरात पहुंच गया और कोई आह तक नहीं निकली। दरअसल ये सारी परिस्थितियां पहली बार 1960 के दौर में जब मुंबई को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी कि मुंबई गुजरात के पास जाएगा या महाराष्ट्र के बीच रहेगा या फिर मुंबई एक अलग राज्य के तौर पर स्थापित होगा। उस दौर में 106 लोगों की मौत हो गई थी और वो आंदोलन समूचे देश नहीं दुनिया में गूंजा था। और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के जो उस समय के कद्दावर नेता थे, एक लिहाज से उन्हीं की पीढ़ी धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक दलों के मार्फत घुलती चली गई। उस आंदोलन में तो बाला साहब ठाकरे के पिता भी शरीक थे और बाला साहब ठाकरे की राजनीति की शुरुआत भी उस आंदोलन की राजनीतिक सफलता के बाद मिली थी। यानी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच मुंबई को लेकर लड़ाई, और आज की तारीख में जब आप 80 बरस यानी 80 मत कहिए लगभग 60 बरस के बाद अगर इन परिस्थितियों को देखते हैं, जब एक के बाद एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकालकर गुजरात की तरफ डाले जा रहे हैं, तो एक सवाल महाराष्ट्र के भीतर है, क्या एकनाथ शिंदे मराठी नहीं है? क्या एकनाथ शिंदे को फिक्र नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस को फिक्र नहीं है कि महाराष्ट्र का विकास नहीं होना चाहिए? इतने बड़ी तादाद में जो यहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है वह गुजरात शिफ्ट क्यों हो रहा है और सरकार ने खामोशी क्यों थाम ली है? क्या दरअसल एक ऐसी राजनीति महाराष्ट्र के भीतर जन्म ले रही है जो दरअसल 1960 के दशक के संघर्ष को याद दिलाता है? दरअसल हमें लगता है कि आज उन सारे पन्नों को खोलने की जरूरत है और जरा मौजूदा वक्त में जो लड़ाई चल रही है और दिल्ली की सत्ता क्या वाकई इस वक्त
उस शिवसेना से कतरा रही है, घबरा रही है, या उद्धव ठाकरे से उसे डर लगने लगा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर शहीदी भाव में लोग देखने लगे हैं और उनके साथ धोखा हुआ और शिवसैनिकों ने ही धोखा किया और बीजेपी ने एक तरफ सीबीआई, ईडी और दूसरी तरफ खरीद फरोख्त, ये सारे मामलों की फाइल आज कहां से खोली जाए। दरअसल यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम जिक्र कर रहे थे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का, उस वक्त के नेताओं को याद कीजिए। श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद महादेव जोशी, नारायण गोरे, उद्धवराव पाटिल, अन्नामा साठे, प्रहलाद केशव आत्रे, जीटी माधोलकर, माधुरी दंडवते, केशवराव तेत्रे, केशव सीताराम ठाकरे, पांडुरंग बापट, भाऊ साहब रावत, वाईके सैनी, अमर शेख, भाऊ साहब राउत। इन नामों का जिक्र इसलिए है क्योंकि जिस राजनीति को मौजूदा वक्त में हम देखते हैं वो दरअसल उस आंदोलन के बाद महाराष्ट्र को लेकर जन्मी, पैदा हुई और आगे बढ़ी। और मौजूदा वक्त में उसी स्थिति में दोबारा क्या गुजरात और दिल्ली में बैठे मोदी सत्ता ने और अमित शाह की राजनीति ने महाराष्ट्र को पीछे धकेल दिया है, जहां पर उनके अपने प्यादे सत्ता में तो हैं लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते हैं। सबको पता है कि बीजेपी अपने बूते महाराष्ट्र पर काबिज हो नहीं सकती है, बीजेपी अपने बूते बीएमसी पर कब्जा कर नहीं सकती है। तो क्या बीएमसी के चुनाव इसीलिए टाले जा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि 2022 में भी चुनाव नहीं होंगे, 2023 में होंगे, तब तक और परिस्थिति अनुकूल कर ली जाए। इन बातों का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की इकोनॉमी के सामने जो है गुजरात की इकोनॉमी टिकती नहीं है और गुजरात के भीतर जब इन प्रोजेक्ट्स को शिफ्ट किया जा रहा है तो एक संदेश साफ है कि महाराष्ट्र पे कब्जा नहीं तो महाराष्ट्र को कंगाल बना दें और गुजरात को रईस बना दें। और यूं भी जब बंबई की लड़ाई उस वक्त शुरू हुई थी तो जो रईस गुजराती थे वो चाहते थे कि बंबई जो है एक केंद्र शासित तौर पर मौजूद रहे और महाराष्ट्र अलग और गुजरात अलग। 1960 1 मई जब वहां पर 2 राज्यों का बंटवारा हो गया और 2 राज्य में इस रूप में आ गए। मुरारजी देसाई उस समय मुंबई को चलाया करते थे और गोली चलाने का आदेश दिया था, 106 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज उस दिशा में मत जाइए, सिर्फ ये समझिए, मसलन अगर पिछले महीने का ही हम आपसे जिक्र करें इस बात को लेकर कि सितंबर के महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, तो महाराष्ट्र से हुआ 21,000 करोड़ का और गुजरात से हुआ 9,000 करोड़ का। अंतर देखिए, यह इकोनॉमी का अंतर है। लेकिन अगला सवाल यह आता है क्या वाकई इस तरीके से महाराष्ट्र पर कब्जा नहीं तो महाराष्ट्र को कंगाल बनाने की सोच मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता में समा गई है, या फिर दिल्ली की सत्ता खुद को देश के तौर पर नहीं देखती है, वह सिर्फ गुजरात के तौर पर देखती है? क्योंकि इस दौर में जो भी इन्वेस्टमेंट आया वो गुजरात में गया या कर्नाटक में गया, जो मैक्सिमम गया है। और उसके बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टमेंट आया, यानी जहां पर बीजेपी की सत्ता और जहां पर बीजेपी को लगते रहा कि हमारे अनुकूल स्थितियां हैं, इन्वेस्टमेंट वहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट करने वाला शख्स कहता है हम महाराष्ट्र जाएंगे, दिल्ली की सत्ता कहती है नहीं, आपको वहां जगह नहीं मिलेगी, आपको गुजरात जाना होगा। इसके लिए एकदम, हालांकि 4 प्रोजेक्ट्स बीते 3 महीनों में जो दिए गए वो कल ही टाटा एयरबस का नाम आया, जो कि नागपुर के करीब जहां पर इंटरनेशनल कार्गो बन रहा है वहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को आना था और इसके लिए जमीन भी निर्धारित कर दी गई थी। लगभग 22,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को एक झटके में शिफ्ट कर दिया गया बड़ोदरा की दिशा में। उससे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि औरंगाबाद में आना था और बकायदा और एक सिटी बनी उसके लिए और 424 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होना था, उसको एक झटके में शिफ्ट गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह अलग अलग ब्रांच खोली गई, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। बल्क ड्रग पार्क यह भी बनना था और यह अक्टूबर 2020 में ही इस पर मुहर लग गई थी, लेकिन वह भी नहीं बना और वह रायगढ़ जिले में उसके लिए जमीन निर्धारित, वहां लगभग 5,000 एकड़ जमीन तय की गई और जो रोहा और मुड़ूर तालुका है रायगढ़ के, वहां पर 17 विलेजेस है, गांव है, उनको उस दायरे में लाया गया और उसके मार्फत यह कहा गया 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 75,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन सब महाराष्ट्र से गायब हो गया। इसमें सही मायने में एक प्रयोगशाला वेदांता फॉक्सकॉन की है
जिसमें कि 60-40 के जॉइंट वेंचर में एक तरफ अग्रवाल जो वेदांता को चलाते हैं, दूसरी तरफ ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, यह लगभग $22 बिलियन की और 1,54,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब यह फैसला हुआ कि महाराष्ट्र में आएगा तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया। जब यह शिफ्ट हो गया, कहा गुजरात में आएगा, तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और जानकारी दी। 13 सितंबर को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दरअसल देश में अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमने एमओयू पर साइन कर दिया है और भारत ने एक कमाल किया है और एक कदम आगे बढ़ाया है। और उसके साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया कि भारत के जो सेमी कंडक्टर निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जो प्रधानमंत्री की सोच थी, उसमें गुजरात ने पहल कर राज्य में सेमी कंडक्टर व डिस्प्ले फेब के निर्माण के लिए वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ 1,54,000 करोड़ का समझौता कर लिया है। लेकिन इसके अक्स तले जरा स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो अलग अलग राज्य उस पर बिड लगाते हैं और राज्यों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो बिड लगा रहे थे, लेकिन तमिलनाडु को नहीं मिला, तेलंगाना को नहीं मिला, कर्नाटक को नहीं मिला, गुजरात को नहीं मिला। यह हम वेदांता फॉक्सकॉन का जिक्र कर रहे हैं जो 1,54,000 करोड़ का है। सवाल यह है कि गुजरात को क्यों नहीं मिला। जो कारण बताए गए और जो रिपोर्ट तैयार की गई कि महाराष्ट्र को क्यों दे रहे हैं और गुजरात को क्यों नहीं दे रहे हैं, एक झटके में वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में फेंक दी गई, क्योंकि दिल्ली ने चाहा कि वो गुजरात को मिले। लेकिन गुजरात की किसी भी परिस्थिति में मुश्किल क्या थी? स्किल्ड मैन पावर की कमी थी। यह रिपोर्ट में दर्ज है। वेंडर और कस्टमर की कोई सप्लाई चेन गुजरात में नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो एक इकोसिस्टम होता है वह भी गुजरात में नहीं था, क्योंकि गुजरात के धौलेरा के इलाके में जहां पर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाना है, वहां की जमीन बंजर, दलदल, एक सामान्य स्थिति में नहीं, किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सिविल वर्क नहीं, यह बाकायदा रिपोर्ट में लिखा गया। और जबकि दूसरी तरफ जो पुणे से लगा हुआ तलेगांव है, जहां पर फेज 4 इलेक्ट्रॉनिक सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, वहां पर इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ लगना था बल्कि फाइनल हो गया था। और फाइनल भी दरअसल एकनाथ शिंदे और फडणवीस के दौर में ही हुआ। वो चला आ रहा था उद्धव ठाकरे के दौर से, लेकिन एक झटके में इस बात का एहसास दिल्ली की सत्ता को हो गया कि राजनीतिक तौर पर अगर महाराष्ट्र में कब्जा नहीं कर पाए, और लग नहीं रहा है कि कब्जा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों की राय शिवसेना को लेकर बहुत बदल सी गई है। वो मानने लगे हैं कि शिवसेना का जो एक विभत्स चेहरा था वह दरअसल निकलकर बीजेपी के साथ चला गया, और एक दूसरा चेहरा जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़ा है, चाहे वो वैचारिक तौर पर अलग ही क्यों ना हो। यानी देखिए, शिवसेना और ठाकरे परिवार को लेकर एक बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में लोगों के भीतर आ रहा है, जिसमें वो मान रहे हैं कि इनके साथ धोखा हो गया। यानी शहीद बताने की परिस्थिति भी है, और जो लोगों की भावनाएं हैं वह एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ नहीं पा रही है। इसीलिए एकनाथ शिंदे के साथ खड़े 18 विधायकों को लगता है कि दरअसल वो करें तो क्या करें, अपने क्षेत्र में जाते हैं तो शिवसेना के नाम पर जीते, लेकिन आज सत्ता में हैं तो बीजेपी के पीछे खड़े हैं। हालांकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, लेकिन इस बात की जानकारी बीजेपी को भी है कि महाराष्ट्र में किसी ब्राह्मण के आश्रय सत्ता नहीं संभाली जा सकती है, सत्ता अपने बूते नहीं चलाई जा सकती है। तो एकनाथ शिंदे को भी मराठा के तौर पर, प्यादे के तौर पर रखा गया, और एक के बाद एक प्रोजेक्ट जो शिफ्ट किए जा रहे हैं वह इस देश के साथ खिलवाड़ है। इसलिए खिलवाड़ है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर वह गुजरात के धौलेरा में नहीं है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी जाकर उसका उद्घाटन ये कहकर आए थे कि यहां पर आने वाले बरस में देखिएगा इंडस्ट्रीज की लाइन लग जाएगी, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ तलेगांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंडस्ट्री के लगने से महाराष्ट्र की इकोनॉमी को बड़ा लाभ मिलने वाला था, और तलेगांव में बाकायदा 1000 एकड़ जमीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को असेंबल करने के लिए, जो फॉक्सकॉन की कंपनी है ये मोबाइल डिवाइसेस को भी असेंबल करती है, इसके लिए देने का प्रावधान
तय कर लिया गया और कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जमीन देने तक का जिक्र हो गया। बावजूद इसके क्या ये इस देश के भीतर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उससे खिलवाड़ नहीं है? क्या इस देश के भीतर में जो इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर से आते हैं उसको राजनीतिक तौर पर प्रभावित करके अपनी राजनीति के अनुकूल इन्वेस्टमेंट के जो रास्ते इस देश के भीतर चल रहे हैं, क्या वो इस देश की उन्नति को लेकर खिलवाड़ नहीं है? और क्या राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इस तरीके से इससे पहले आपने कभी सुना या देखा? नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, क्योंकि लगभग इससे जो जीडीपी पर असर पड़ता, महाराष्ट्र की जीडीपी पर, वह 21 बिलियन डॉलर डायरेक्ट पड़ता और 5.8 बिलियन डॉलर एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता, क्योंकि लगभग 150 से ज़्यादा जो कंपनियां थी, जो एक चेन कहते हैं जिसको लेकर, जो कि दुनिया भर में जिसको लाभ मिलती है और दुनिया भर में जिसके प्रोडक्ट जाते हैं उसके जरिए उन्हें लाभ मिलता, और लगभग 70,000 से 1 लाख तक नौकरियां जो थी वह वैल्यू चेन जो दूसरी कंपनियों को जरिए होती उससे होती, और उसके अलावे 1 लाख नौकरियां और मिलती। तो क्या यह माना जाए कि इस दौर में जब देश की आर्थिक नीति फेल होती चली जा रही है, रोजगार के सवाल राज्य दर राज्य उठते चले जा रहे हैं, राज्यों की इकोनॉमी कर्ज में डूबी हुई है, तो गुजरात के भीतर चुनाव है या महाराष्ट्र में चुनाव ना जीत पाने की सोच है? इन दोनों परिस्थितियों में क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी शिफ्ट किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जा सकता है, प्रोजेक्ट शिफ्ट किए जा सकते हैं? यकीनी तौर पर अगर मौजूदा वक्त में आप महाराष्ट्र और गुजरात के बीच दो लोगों को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मराठा हैं, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजराती हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के लिए सब राज्य बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा प्रेम है कि एक के बाद एक 4 प्रोजेक्ट 3 महीने के भीतर गुजरात चले गए? ऐसी कौन सी स्थिति है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी पूरी रिपोर्ट खिलाफ है गुजरात के, फिर भी गुजरात चले गए? तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री देश के जरूर हैं, संविधान की शपथ लिए हुए जरूर है, लेकिन गुजरात की राजनीति को साधने के लिए और वहां के जरिए जो एक मॉडल वो अपना बना रहे हैं, उसी दिशा में वह खुद को अभी भी सिमटाए हुए हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन उनकी राजनीति आने वाले वक्त में क्या गुजरात में ही सिमट कर रह जाएगी? क्योंकि बीजेपी अपने तौर पर इस दौर में सोचिए जितना भी इन्वेस्टमेंट इस देश के भीतर में आया, यह भी परखने की चीज है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस देश के भीतर में जो भी आते चला जा रहा था वो तकरीबन पिछले साल यानी 2021-22 में 83 बिलियन डॉलर का आया। उसमें सिंगापुर ने 27% दिया, अमेरिका ने लगभग 18% दिया, मॉरिशस ने लगभग 16, यानी 61% इन्हीं 3 देशों से आया है। इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का था वह 25% का इन्वेस्टमेंट था। मैक्सिमम गया कर्नाटक में, कर्नाटक में माहौल है तो चला गया। उसके बाद दिल्ली में गया 17%, उसके बाद महाराष्ट्र का जिक्र आया 17%, वो 17% आपने उठा के गुजरात में डाल दिया। जो टोटल एफडीआई इस दौर में देश में 1 साल के भीतर आया, जो हम जिक्र आपसे कर रहे हैं 83 बिलियन डॉलर का, 38% कर्नाटक में, 26% महाराष्ट्र में जाना था, 14% दिल्ली में आना था, 78% कुल मिला के ये बनता है। इसमें आप गुजरात का नाम आपने नहीं सुना, लेकिन एक झटके में जो अब ट्रांसफर किया जा रहा है उसमें टारगेट है कि वो 26% गुजरात के हिस्से में चला जाए। यानी बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, बीजेपी शासित राज्य गुजरात, इन जगहों पर पूरी भरमार है। दिल्ली देश की कैपिटल है, तो यहां इन्वेस्टमेंट आने वालों के साथ आप बहुत सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं या उन्हें डिगा नहीं सकते हो, लेकिन इस दौर में उसका उपाय भी खोजा गया और दिल्ली का मतलब एनसीआर हो गया और एनसीआर का मतलब नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, यानी यूपी और हरियाणा हो गया। राजनीति का यह मिजाज जो भारत के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी राजनीतिक तौर पर डाइवर्ट कर रहा है, और अगर राजनीतिक तौर पर राज्यों में हार मिलने लगे तो उन राज्यों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जाने देंगे अगर ये केंद्र के हाथ में होगा। इससे विभत्स स्थिति राजनीतिक तौर पर कुछ हो नहीं सकती है जो मौजूदा वक्त में हो चली है। इसीलिए आखिरी के 3 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं वो शायद इस बात से जुड़े हैं, क्या आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति दोबारा से मराठी आइडेंटिटी,
महाराष्ट्र की आइडेंटिटी और दूसरी तरफ फाइनेंशियली रिच वित्तीय तौर पर रईस गुजरात के बीच तो नहीं शुरू होगी और कल्चरली भी लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगी और राजनीतिक तौर पर यह एक हथियार तो नहीं बन जाएगा जो नजर आ रहा है। और इसी के दायरे में बीएमसी चुनाव भी है और महाराष्ट्र के इलेक्शन भी है। पहला सवाल राजनीतिक तौर पर यह है। दूसरा सवाल, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अगर सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जा रहा है तो बाकी राज्यों के भीतर के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? उन्हें जो हक मिलना चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्या इस देश को लेकर एक समान नहीं है? जहां पर बीजेपी की सत्ता है वो उसके प्रतिकूल अनुकूल ही सोचती है और बाकियों के प्रतिकूल रहती है। यानी सत्ता की नजर पॉलिसी को लेकर, सत्ता की नजर इन्वेस्टमेंट को लेकर, सत्ता की नजर डेवलपमेंट को लेकर भी अलग हो गई और वह भी राजनीति का शिकार हो गई। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल सबसे खतरनाक है कि जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी कहीं पर आती है और उसके बाद वह जो रिपोर्ट तैयार करती है और अलग अलग स्टेट जब बिड लगाते हैं तो इसको माना जाता है एक हेल्दी प्रोसेस है कॉम्पिटिटिवनेस का, प्रतिस्पर्धा का। लेकिन एक झटके में अचानक केंद्र सरकार का आगमन होता है और वह कहती है ये प्रोजेक्ट यहां नहीं लगेगा, इसको शिफ्ट कर दीजिए। यानी वह पूरी कवायद जो एक कॉरपोरेट कल्चर था एक झटके में उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या इन सब के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर ठाकरे परिवार से दोबारा डर है या शिवसेना से डर है या महाराष्ट्र की जनता से बीजेपी को डर है? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो इन्वेस्टमेंट का चेहरा है, कॉरपोरेट का चेहरा है, क्या ये कॉरपोरेट को भी सरकार राजनीतिक तौर पर हाँकने की दृष्टि से आकर खड़ी हो गई है? और तीसरा सवाल, क्या इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज बचेगी या नहीं बचेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।